जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जयवाला जी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं उद्देशिका या प्रस्तावना में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्द। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम उद्देशिका या प्रस्तावना में उल्लेखित महत्वपूर्ण शब्द जिनको हम पढ़ने वाले हैं। वो शब्द कौन कौन से हैं? तो वो शब्द हैं हम भारत के लोग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता और समानता। तो आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले कौन सा शब्द देखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शब्द देखने वाले हैं हम भारत के लोग। तो दोस्तों हम भारत के लोग शब्द की बात करें तो दोस्तों उद्देशिका का जो आरंभ है वो किससे हुआ है? हम भारत के लोग शब्दों से हुआ है। तो दोस्तों हम भारत के लोग शब्दों का अर्थ क्या है? तो दोस्तों हम भारत के लोग शब्दों का अर्थ हुआ कि संविधान का जो मूल स्रोत है वो क्या है? भारत की जनता है। और संविधान की शक्तियों का केंद्र बिंदु भी क्या है? तो संविधान की शक्तियों का केंद्र बिंदु भी भारत की जनता ही है। तो आइए देखते हैं दोस्तों हम कि उद्देशिका या प्रस्तावना का आरंभ हम भारत के लोग शब्दों से हुई है। ठीक, इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ यह हुआ कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है तथा वही समस्त शक्तियों का क्या है? केंद्र बिंदु है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि संविधान द्वारा प्रदत्त संप्रभुता किसमें निहित होती है? दोस्तों संविधान द्वारा प्रदत्त संप्रभुता जनता में ही निहित होती है। ठीक, तथा दोस्तों भारतीय संविधान किसकी इच्छा का परिणाम है? तो दोस्तों भारतीय संविधान भारत की जनता की इच्छा का ही परिणाम है। ठीक, तो आइए देख लेते हैं दोस्तों कि संविधान द्वारा प्रदत्त संप्रभुता जनता में निहित होती है तथा भारतीय संविधान उसकी ही इच्छा का परिणाम है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द हम भारत के लोग किसके समरूप हैं? तो किसके समरूप हैं आइए देख लेते हैं कि उद्देशिका या प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग के समरूप है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों अगला शब्द कौन सा है? तो हमारा अगला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक, या हम बोल दें दोस्तों संयुक्त संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र। ठीक, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ दोस्तों? तो दोस्तों जो हमारा भारत देश है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा उद्देशिका के अनुसार। ठीक, तो दोस्तों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का आशय क्या हुआ? तो दोस्तों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का आशय हुआ कि हमारा भारत देश है वह अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में स्वतंत्र है, वह किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। ठीक, भारत देश जो है अपनी आंतरिक एवं बाह्य नीति बनाने में स्वतंत्र है। साथ ही साथ भारत देश किसी भी राष्ट्र या देश के साथ मित्रता एवं संधि करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। ठीक, तो यह अर्थ होता है दोस्तों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का। ठीक, तो आइए देख लेते हैं दोस्तों उद्देशिका या प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि भारत अपनी आंतरिक एवं बाह्य विदेश नीति निर्धारित करने के लिए तथा किसी भी राष्ट्र के साथ मित्रता एवं संधि करने के लिए पूर्णतः क्या है? स्वतंत्र है। ठीक, तो दोस्तों ये हो गया हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों हमारा अगला शब्द क्या है? तो दोस्तों हमारा अगला शब्द है समाजवादी। ठीक, तो इस शब्द की बात करने से पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं हम दोस्तों कि उद्देशिका में समाजवादी शब्द नहीं था, इसको जोड़ा गया है। ठीक, तो किस संविधान संशोधन के तहत समाजवादी शब्द को उद्देशिका में जोड़ा गया है? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। ठीक, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका या प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों भारत में कैसा समाजवाद है? तो दोस्तों भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है जो कि किसकी अवधारणा पर आधारित है? तो दोस्तों लोकतांत्रिक समाजवाद भारत में नेहरू जी की अवधारणा पर आधारित है। ठीक, तो भारत का समाजवाद कैसा समाजवाद है दोस्तों? लोकतांत्रिक समाजवाद है जो नेहरू जी की अवधारणा पर आधारित है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों समाजवाद की। तो दोस्तों समाजवाद कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों समाजवाद दो प्रकार का होता है, एक तो समाजवादी समाजवाद और दूसरा साम्यवादी समाजवाद। ठीक, भारत ने जो है बीच का रास्ता अपनाया है।
ठीक, तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करें समाजवादी समाजवाद की। तो दोस्तों समाजवादी समाजवाद में उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सरकारी नियंत्रण होता है, नियंत्रण कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक, और दूसरी ओर देखें दोस्तों हम साम्यवादी समाजवाद में, तो दोस्तों साम्यवादी जो समाजवाद होता है उसमें उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सरकारी नियंत्रण जो होता है वह कठोर होता है। ठीक, इसके अलावा हम बात करें दोस्तों लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या होता है। तो दोस्तों लोकतांत्रिक समाजवाद में उत्पादन के प्रमुख साधनों पर जो सरकारी नियंत्रण होता है वह अपेक्षाकृत कम होता है, जो कि हमारा भारत का समाजवाद है। ठीक, तो आइए देख लेते हैं दोस्तों समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सरकारी नियंत्रण होता है, नियंत्रण न्यूनाधिक हो सकता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों साम्यवादी समाजवाद में राज्य का नियंत्रण अधिक कठोर होता है, जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद में नियंत्रण अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक, अर्थात दोस्तों भारत ने बीच का रास्ता अपनाकर मिश्रित व्यवस्था को जन्म दिया है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों भारतीय संविधान में समाजवादी दृष्टिकोण कहाँ प्रदर्शित होता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39B तथा अनुच्छेद 39C में समाजवादी दृष्टिकोण दर्शित होता है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों संविधान के भाग 4 में विशेषता अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39B तथा अनुच्छेद 39C के तहत समाजवादी दृष्टिकोण दर्शित होता है। इन अनुच्छेदों में यह प्रतिध्वनित होता है कि देश के भौतिक साधनों का यथासंभव समानता के आधार पर वितरण होगा तथा धन का संकेंद्रण कुछ ही हाथों तक सीमित नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा समाजवादी शब्द। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हमारा अगला शब्द क्या होगा दोस्तों पंथनिरपेक्ष। तो दोस्तों पंथनिरपेक्ष शब्द की बात करें तो जो पंथनिरपेक्ष शब्द है यह भी उद्देशिका में शामिल नहीं था, इसे संविधान संशोधन के माध्यम से उद्देशिका में जोड़ा गया है। तो दोस्तों बात करें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में पंथनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। ठीक, अब पंथनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या हुआ। तो दोस्तों पंथनिरपेक्ष शब्द का अर्थ हुआ कि किसी भी धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं देना या मान्यता प्रदान नहीं करना। ठीक, तो देखें दोस्तों हम कि जो हमारा भारत देश है उसका कोई राजधर्म है क्या, नहीं है दोस्तों। भारत में जो है धर्म एक व्यक्तिगत विषय माना गया है। ठीक, तो पंथनिरपेक्ष शब्द की बात करें तो दोस्तों पंथनिरपेक्ष शब्द या पंथनिरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। ठीक, राज्य में या भारत देश में धर्म जो है एक व्यक्तिगत विषय माना गया है। ठीक, तो दोस्तों हो गया हमारा पंथनिरपेक्ष। इसके बाद हम बात करें दोस्तों लोकतंत्र की। ठीक, तो लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र शब्द का अर्थ क्या हुआ। तो दोस्तों लोकतंत्र शब्द का अर्थ हुआ लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन। तो दोस्तों भारत में लोकतंत्र देखें तो दोस्तों भारत में लोकतंत्र की बात करें तो भारत में जो जनता है वह अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली या प्रतिनिधि प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं दोस्तों लोकतंत्र से तात्पर्य है लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन। ठीक, अब्राहम लिंकन ने कहा भी है। तो अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र शासन अर्थात जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित शासन होता है। ठीक, बात करें भारत की तो दोस्तों भारत में जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है, इसे अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली या प्रतिनिधि प्रणाली कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा लोकतंत्र शब्द। इसके बाद हम बात करें दोस्तों गणराज्य शब्द की। तो दोस्तों गणराज्य शब्द की बात करें तो भारत कैसा देश है, भारत एक गणराज्य है। भारत क्या है, एक गणराज्य है। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, तो इसका अर्थ हुआ भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है वह निर्वाचित होगा, वह वंशानुगत नहीं होगा। जैसे कि दोस्तों हम इंग्लैंड देश में देखें तो इंग्लैंड देश में जो उसका सम्राट होता है वह वंशानुगत होता है तथा जो उसका प्रधानमंत्री होता है वह कैसा होता है, निर्वाचित होता है। तो बात यहाँ पर हम बोल सकते हैं दोस्तों हम कि इंग्लैंड में लोकतंत्र के साथ राजतंत्र को अपनाया गया है।
ना कि गणतंत्र को। ठीक, लेकिन दोस्तों जो हमारा भारत देश है वह एक गणराज्य है। ठीक, क्योंकि इसका जो राष्ट्राध्यक्ष है वह निर्वाचित होता है। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। भारत एक गणराज्य है, इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष जो है निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत। ठीक, इसके बाद बात करें हम, इंग्लैंड में लोकतंत्र के साथ राजतंत्र को अपनाया गया है। ठीक, बता चुके हैं हम यहाँ पर कि इंग्लैंड में जो राजा है वह कैसा है, वंशानुगत है, और जो प्रधानमंत्री है वो निर्वाचित होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इंग्लैंड में लोकतंत्र के साथ राजतंत्र को अपनाया गया है, ना कि गणतंत्र को। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों और गणराज्य से क्या आशय ले सकते हैं, तो गणराज्य में बात करें दोस्तों, गणराज्य के सभी नागरिक क्या होते हैं, समान होते हैं, अतः वह किसी भी लोक पद हेतु निर्वाचित हो सकते हैं। किसी नागरिक को किसी भी लोक पद हेतु निर्वाचित होने हेतु कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक, तो ये हो गया हमारा गणराज्य शब्द का आशय दोस्तों। इसके बाद हम बात करें दोस्तों न्याय शब्द की। ठीक, तो न्याय शब्द की बात करें दोस्तों हम, तो दोस्तों हमारे भारत के संविधान निर्माता इस बात को अच्छे से जानते थे कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता समानता के अतिरिक्त न्याय भी अनिवार्य है। ठीक, इसलिए कितने प्रकार की न्याय की स्थापना की है, तो दोस्तों 3 प्रकार के न्याय की स्थापना की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की। ठीक, तो आइए देख लेते हैं हम दोस्तों इनको कि न्याय कितने प्रकार की न्याय की स्थापना की गई है, 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक, तो हमारे संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में न्याय के उल्लेख का विशिष्ट महत्व है। संविधान निर्माता इस बात से भली भांति परिचित थे कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना में स्वतंत्रता और समानता के अतिरिक्त न्याय भी अनिवार्य है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों न्याय के द्वारा ही किसकी वृद्धि हो सकती है, तो दोस्तों न्याय के द्वारा ही लोकहित की वृद्धि हो सकती है। ठीक, तो न्याय के द्वारा ही लोकहित की वृद्धि हो सकती है। ठीक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना का प्रयास करना राज्य का क्या माना गया है, पवित्र कर्तव्य माना गया है। ठीक, चलिए इसके बाद सबसे पहले देखते हैं हम दोस्तों सामाजिक न्याय। तो दोस्तों सामाजिक न्याय से क्या आशय है हमारा, तो दोस्तों सामाजिक न्याय से हमारा आशय है कि मानव और मानव के बीच में जाति और वर्ण के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो पाए। ठीक, प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समुचित अवसर उपलब्ध हों तथा साथ ही साथ राज्य का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के दुर्बल वर्गों का शोषण होने से रोके और उसके विकास के लिए क्रियाशील रहे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय से अभिप्राय है कि मानव के बीच जाति वर्ण के आधार पर भेद न माना जाए और प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समुचित अवसर उपलब्ध हों और राज्य का यह कर्तव्य होता है कि वह दुर्बल वर्गों का शोषण रोके और उनके विकास के लिए क्रियाशील हो। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों आर्थिक न्याय की। तो आर्थिक न्याय से क्या आशय है हमारा दोस्तों, तो आर्थिक न्याय से हमारा आशय है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो और साथ ही साथ धन संपदा का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकरण ना हो पाए। ठीक, तो ये हो गया हमारा आर्थिक न्याय। तो आर्थिक न्याय से हमारा अभिप्राय है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो तथा और धन संपदा का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकरण ना हो जाए। ठीक, तो ये हो गया हमारा आर्थिक न्याय। ठीक, इसके बाद हम राजनीतिक न्याय की बात करें तो राजनीतिक न्याय से क्या आशय है हमारा, तो राजनीतिक न्याय से हमारा आशय है दोस्तों राज्य के समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों। ठीक, तो ये हो गया हमारा राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय का अभिप्राय है कि राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों। ठीक, तो हो गया हमारा न्याय शब्द दोस्तों। इसके बाद हम बात करें दोस्तों स्वतंत्रता की। ठीक, तो स्वतंत्रता की बात करें हम दोस्तों तो संविधान के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति की, विश्वास की और धर्म और उपासना की क्या सुरक्षित की गई है, स्वतंत्रता सुरक्षित की गई है। ठीक, जैसा कि हमारे संविधान में कहा भी गया है कि भारतीय लोकतंत्र को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता क्या है, परम आवश्यक है, इसलिए स्वतंत्रता की स्थापना भी की गई है दोस्तों। ठीक, तो आइए देख लेते हैं हम दोस्तों स्वतंत्रता का अर्थ क्या हुआ, तो स्वतंत्रता का अर्थ हुआ लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए
अवसर प्रदान करना। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों, संविधान के हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म और उपासना की क्या की गई है, स्वतंत्रता सुरक्षित की गई है, स्वतंत्रता सुरक्षित करता है। हमारा जो भारतीय संविधान है हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करता है। ठीक, जैसा कि संविधान में कहा गया है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। ठीक, हालांकि दोस्तों इसमें एक कंडीशन भी है कि जो स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं होगा कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल जाए। ठीक, तो हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार शर्त रहित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हो गए हमारे उद्देश्य का या प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को डबल प्रेस करें, साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।